गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम पिछले दिन आप लोग को पढ़ा रहे थे कि अर्थ मैग्नेटिक का क्या कॉज है। अर्थ मैग्नेटिक के एक कॉज के विषय में हमने आप लोग के क्लास में डिस्कशन किए थे। अब दूसरा कॉज देखिए क्या है। द अर्थ कोर इज द अर्थ कोर is extremely hot and molten। इसका हिंदी होता है पिघला हुआ या पिघला, molten। So circulating ions of iron and nickel in the highly conducting liquid region of earth core may be form current loops and produce magnetic field। देखिए, हमने सेकेंड पॉइंट के विषय में चर्चा किए हैं कि क्या कारण है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने लिखे हैं द अर्थ कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड मोल्टेन। अर्थ का जो कोर होते हैं वह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और पिघला हुआ होता है। इसका मतलब है कि अर्थ के राउंड में आयंस होंगे, यानी आयंस ऑफ आयरन का होगा और निकेल का होगा, जो कि हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन में होते हैं और अर्थ कोर में। इसी वजह से इसमें क्या डेवलप होते हैं, करंट लूप डेवलप होता है। और जैसे ही करंट लूप डेवलप होगा निश्चित क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमने आप लोग को दो कारण लिखाए थे मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का। उस दोनों के विषय में हमने पिछले क्लास में फर्स्ट पॉइंट का चर्चा किए थे। आज सेकंड पॉइंट का चर्चा करके इसको खत्म कर रहे हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या क्या मैग्नेटिक एलिमेंट है इसका चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। देखिए, these are the element which
completely specify magnitude and direction of magnetic field at any point on earth। ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं अर्थ का, वह आपको स्पेसिफाई करता है दो चीज के विषय में, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के विषय में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के विषय में। याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ के विषय में, तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कि मैग्नेटिक एलिमेंट जो अर्थ है वह स्पेसिफाई करता है दो चीज के विषय में, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब देखिए अर्थ मैग्नेटिक का तीन कंपोनेंट होते हैं, तीनों के विषय में एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहला है आपका, या लिख दीजिए देयर आर three एलिमेंट या मैग्नेटिक एलिमेंट। देयर आर थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स। देयर आर थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स। पहला हो गया आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को किसके नाम से? थीटा के नाम से। और ये सिंपली याद रखिएगा कि दो के बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच के एंगल को हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से। तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड as the angle between magnetic axis and geographic axis। ये दो के बीच का एंगल है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच के एंगल को ही हम डिक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए अर्थ है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये ज्योग्राफिक का नॉर्थ हो गया और ये ज्योग्राफिक का साउथ हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस। ये साउथ हो गया ज्योग्राफिक का। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये जो होगा आपका इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ किसका बाबू? मैग्नेटिक का। और ये भी साउथ मैग्नेटिक का। ये जो एक्सिस होगा ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो सिंपल याद रखिएगा
ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच के एंगल को ही हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से। तो याद हो गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जब भी कोई पूछेगा, याद ये भी रखिएगा, जहां ज्योग्राफी का नॉर्थ होगा वहां एक्चुअल में इसका साउथ होते हैं, और जहां इसका साउथ होगा वहां एक्चुअल में इसका नॉर्थ होते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होते हैं वह दो के बीच का एंगल होता है। पहला हो गया मैग्नेटिक एक्सिस और दूसरा हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच के एंगल को हम डिक्लिनेशन एंगल के नाम से या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद है इसमें दूसरा पॉइंट। तो फर्स्ट तो हमने क्लियर कर दिए हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के विषय में। अब सेकेंड देखिए क्या है। सेकेंड, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिप, इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये दो के बीच का एंगल होता है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और सेंट्रल लाइन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और सेंट्रल लाइन के बीच के एंगल को किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नाम से। तो लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइन एज द एंगल between resultant magnetic field of earth and central line of या central line in the magnetic compass, magnetic compass। तो सिंपल याद रखिएगा, ये दो के बीच के एंगल होते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और सेंट्रल लाइन इन मैग्नेटिक कंपास। सेंट्रल लाइन जो मैग्नेटिक कंपास के होते हैं उसी दोनों के बीच के एंगल को हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के नाम से। उसी का नाम होता है एंगल ऑफ डिप और उसी का नाम होता है मैग्नेटिक डिप। ये जो है वह मैग्नेटिक सेंट्रल लाइन है। अब देखिए, ये नॉर्थ हो गया इसका और ये साउथ हो गया। और यही जो एंगल होगा इसी को हम इसके नाम से जानते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। तो सिंपल याद रखिएगा, हमने डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज डिफाइन एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड सेंट्रल लाइन इन मैग्नेटिक कंपास। इसी दोनों के बीच के एंगल को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग के पास होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट।
तीसरा है, ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन में, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। देखिए बाबू, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड as the component of resultant magnetic field, component of resultant magnetic field, component of resultant magnetic field in horizontal direction। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में होते हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उसी कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जैसे सिंपली समझिए, ये हो गया आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये जो एंगल होगा, इसी को एंगल ऑफ डिप डेल्टा के नाम से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है, उस कंपोनेंट में कॉस का यूज करते हैं और इसका वैल्यू होगा आर कॉस डेल्टा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आर साइन डेल्टा। अब देखिए, यहाँ पे अर्थ का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें निकल चुका है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्योंकि ये रिजल्टेंट है और ये डेल्टा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कहलाएंगे आर कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा आर साइन डेल्टा। अब देखिए, जब मेरे पास दोनों कंपोनेंट निकल चुका है, तो हम यहाँ से एक फार्मूला को ड्राइव करेंगे, और इस फार्मूला पे एवरी ईयर बोर्ड में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट मेरे पास निकल चुका है आर कॉस डेल्टा, इसको फर्स्ट मानिए। वर्टिकल कंपोनेंट निकल चुका है आर साइन डेल्टा, इसको सेकेंड मानिए। अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिए। जैसे ही आप लोग सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 डेल्टा, आर बाय आर कट जाएगा और v बाय एच हो जाएगा। तो 10 का जो वैल्यू होगा वह वर्टिकल कंपोनेंट बाय क्या होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट के रेशियो को हम डिप एंगल के नाम से, 10 डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब करिए क्या कि फर्स्ट को और सेकेंड को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। जैसे ही जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आर रिजल्टेंट का सिंपल वैल्यू होगा अंडर रूट हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। रिजल्टेंट का सिंपल वैल्यू होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सिंपली आप याद रखिएगा, डिप एंगल या मैग्नेटिक डिप 10 लैम्डा का वैल्यू वर्टिकल बाय हॉरिजेंटल होता है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। देखिए, इसी पे एक हम क्वेश्चन देंगे अभी, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे अभी, ध्यान में रखिएगा। इस सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है 2 मार्क्स में। जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं
ये बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। at a place the vertical component is √3 times that of horizontal component. Calculate angle of dip and also calculate the resultant magnetic field if the horizontal component is 1.7 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार समझिए पढ़ करके। क्वेश्चन में लिखा है एट ए प्लेस द वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स दैट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो मान लीजिए लेट हॉरिजेंटल कंपोनेंट बराबर h, और h का ही वैल्यू दिया है 1.7 गुने 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बाबू? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा √3 इंटू हॉरिजेंटल यानी h। अब हमने पढ़ाए थे 10 लैम्डा का वैल्यू हमेशा होता है वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल, यानी √3h/h कट जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा बाबू? √3, और इसको 1060 डिग्री यानी डीप एंगल का वैल्यू कितना हो गया? 1060। हम यहाँ पे अपने मन से माने हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट h है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है? h, और h का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, और वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम्स है हॉरिजेंटल का, तो √3 इंटू h। तो 10 लैम्डा का वैल्यू रटा चुके हैं वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट के रेशियो को 10 डेल्टा कहेंगे, और यहाँ से √3 हो गया। 1060 का वैल्यू √3 होता है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, आल्सो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हमने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का भी चर्चा किए थे। देखिए अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो याद होगा बाबू, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसको R के नाम से जानते हैं, इसका सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे। अंडर रूट
हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, अंडर रूट हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो h ही है और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया √3 इंटू एच का स्क्वायर। तो यहाँ से बाबू h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4h स्क्वायर, बाहर निकलेगा 2h। तो अब यहाँ से इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1.7 गुने 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हो जाएगा 3.4 गुने 10⁻⁻5 टेस्ला। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग, जब भी हमें इसके विषय में निकालना होगा तो सबसे पहला काम है 10 लैम्डा का वैल्यू निकालना। और इसका सिंपल वैल्यू हमें पता होता है कि इसका सिंपल वैल्यू क्या लेते हैं बाबू, तो 10 लैम्डा का वैल्यू होता है वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट को 10 लैम्डा कहते हैं। और रिजल्टेंट की बात करेगा तो रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर, और दोनों को कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आज हम लोग यहीं तक डिस्कशन करके अगले दिन फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। जो भी लोग पटना आ चुके हैं, आप लोग को एक हम कोचिंग के रिगार्डिंग कुछ नोटिस देना चाहते हैं। नोटिस पहला ये है कि अगर जो भी कोई पटना आना चाहते हैं वह जल्दी आ जाइए, या आ चुके हैं तो दोनों सेंटर पे बाजार समिति में 7:30 से 9:15 बजे तक सुबह में यानी मॉर्निंग में क्लास चल रहा है। और भिखना पहाड़ी में 11 से 1 ये जो है 12th का स्पेशल बैच है, और पर डे यानी डेली चल रहा है ये दोनों क्लासेस। इसके अलावे अगर मान लीजिए आप लोग पहुंचते हैं जल्दी तो 2 से 4 में भी हम या तो मॉडर्न स्टार्ट करेंगे या तो लाइट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट कोचिंग के रिगार्डिंग एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हमने समझा रहे हैं कि आप लोग का फाउंडेशन बैच भी चालू हो चुका है। और फाउंडेशन बैच का जो हम टाइमिंग रखे हुए हैं भिखना पहाड़ी में 4 से 6 डेली क्लास चल रहा है। 4 से 6 डेली क्लास चलेगा। संडे को एक संडे टेस्ट होगा, दूसरा संडे उसका डिस्कशन होगा। और भिखना पहाड़ी में 9 से 11 क्लास चल रहा है। आज यहीं तक बोल करके हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। अगले दिन इसके आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को।